Hello friends, welcome to WOW IS. This is the fifth part of your April 2023 current affairs and we are going to cover economics part and this is the second class for economics. Now, before moving forward, I want to just explain our initiative. In this initiative, we are covering Vision Current Affair monthly magazine from April 2023 to February 2024 and at a very nominal rate of 599 rupees only. In this, you will be provided notes in the form of 1/3 of the total magazine plus there will be video lectures that I am taking for you. So this is the initiative. To subscribe in the initiative, you can use this QR code and you can mail the payment slip to this to our wowindiais@gmail.com and then you will be added to our Telegram Premier group. Now let's move to today's lecture. So yesterday we have covered all this part. Now we are on this Stand Up India initiative. Stand Up India initiative was launched in 2016 by Ministry of Finance and it has been extended till 2025. So this is important for you. As we know, it is to promote entrepreneurship among scheduled caste, scheduled tribes and women. तो तीन कम्युनिटीज को ये टारगेट करता है, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और वुमेन को. ओवरऑल कोई भी बेनिफिशियरी इसके अंदर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन ले सकता है और एप्लीकेशन जो है 10 लाख तक की वो ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में भी ली जा सकती हैं. जो लोन्स हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर या तो डायरेक्टली ब्रांच से लिए जा सकते हैं या स्टैंड अप पोर्टल के थ्रू लिए जा सकते हैं या लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू लिए जा सकते हैं. नाउ एलिजिबिलिटी क्या है? 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए अगर कोई इसका बेनिफिट उठाना चाहता है और जो भी इसका बेनिफिट उठाना चाहता है, जिस भी कंपनी के लिए वो उठाना चाहता है, तो उसमें 51% स्टेक उस बंदे के होने चाहिए. यानी 51 स्टेक शुड बी बाय ST, SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर इन दैट एंटरप्राइज. एंड लोन्स आर अवेलेबल फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, यानी नए प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उसके लिए लोन्स अवेलेबल हैं. अभी तक अगर हम बात करें कि स्कीम ने क्या अचीव किया है तो लगभग 40,000 करोड़ सैंक्शन हो चुके हैं एज लोन अमाउंट, जिसने बेनिफिट किया है अराउंड 0.18 मिलियन बोरोवर्स को और 75% इसने जो बेनिफिट किया है वो वुमेन को किया है. यानी जो 75% बोरोवर्स हैं वो कौन है? वुमेन है. नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम. सबसे पहली जो तो सिग्निफिकेंस वो क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस स्कीम के थ्रू. व्हाई? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट सपोर्ट टू देम. Secondly, it provides collateral free loans through credit guarantee fund for stand up India. So इस फंड के थ्रू ये collateral free loans देता है, यानी लोन लेना इजी हो जाता है. Thirdly, ये हेल्प करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, यानी ये फंडिंग द अनफंडेड के प्रिंसिपल पे चलता है. एंड इट हैज अ इजी रीपेमेंट शेड्यूल विद अ टेन्योर ऑफ 7 years. 7 साल का इसमें टेन्योर है. जो गाइडेंस दी जाती है वही दी जाती है कि इसमें पोस्ट सेटअप असिस्टेंस, यानी आपने अपनी एंटरप्राइज को सेटअप कर लिया है, उसके बाद अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो वो भी इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो ये कैसे बेनिफिट करेगा? ये इंडिया के अंदर सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ जॉब क्रिएशन, सोशल स्टैंडिंग इंप्रूव करने में, सोशो इकोनॉमिक एम्पावर करने में वुमेन को, दलित को और ट्राइबल्स को. सो ये इसकी सिग्निफिकेंस होगी स्कीम की. नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस टू द स्कीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज वेरी लिमिटेड. जो मैक्सिमम लोन लिमिट है वो कितनी है आपकी? 1 करोड़ रुपीज है. वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग सेक्टर के लिए बहुत कम अमाउंट होता है. दूसरा, यहाँ पे कोई पैरेलल स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा. थर्ड है बैंक रिलेटेड इश्यूज. जो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दिए जा रहे हैं वो बहुत नीचे हैं मार्केट रेट से, जिसकी वजह से क्या है जो वायबिलिटी है इस पूरी स्कीम की वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाती है, वो अफेक्ट होती है. उसके बाद जो बैंक स्टाफ है वो उसके पास वो भी फुल्ली अवेयर नहीं है स्कीम के बेनिफिट्स के लिए और स्कीम की प्रोविजंस के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से क्या होता है ये स्कीम उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती हिंटरलैंड में, यानी हमारे गांव वगैरह के अंदर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसफर प्राइसिंग का. ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? ट्रांसफर प्राइसिंग का बेसिक मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है ABC इंडस्ट्रीज इन USA और इसी की एक सब्सिडरी है ABC इन नीदरलैंड. तो जो मान लो ABC इन नीदरलैंड है वो बनाती है ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स के लिए जो ABC है ये पेरेंट कंपनी है और ऑटोमोबाइल्स के लिए ये व्हील्स प्रोवाइड करती है.
सो ये जो कंपनी है ये इससे व्हील्स बाय करेगी। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या करती है, जो दूसरे वाली जो कंपनी है ये व्हील्स को ज़्यादा प्राइस पे बाय करेगी। मान लो मार्केट प्राइस अगर एक व्हील का है 1000 रुपीज़, तो ये इसको 2000 रुपीज़ पे बाय करेगी। 2000 रुपीज़ पे बाय करने का बेनिफिट ये होता है कि इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। जो इनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगी दोनों कंपनीज के ऊपर, वो टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज वो खर्चा है 2000 रुपये, तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं टैक्स को बचा पाते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी आप एक कंपनी के टैक्स को बचाने के लिए जो आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो ज़्यादा रेट पे बाय करते हो, राइट। सो डेफिनेशन भी यही कहती है कि ट्रांसफर प्राइसिंग इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यानी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है दैट अलाउज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिविजन्स, सब्सिडरीज और एफिलिएट्स ऑफ ए पार्ट ऑफ ए लार्जर एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये टैक्स बचाने के लिए यूजली कंपनियां करती हैं। अब उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ये आता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो ये नीदरलैंड वाली जो कंपनी है ये बाय करती है अपनी यूएस वाली कंपनी से, तो ये मान लो 2000 रुपीज़ पे ये व्हील्स को बाय कर रही है, व्हील्स को 2000 रुपीज़ पे बाय करती है। तो ये देखा जाएगा कि अगर यही कंपनी जो एबीसी है ये अगर किसी और कंपनी को, मान लो टाटा को ये अगर सेल करता व्हील्स, तो ये किस रेट पे सेल करता। अगर ये टाटा को 1000 रुपीज़ पे सेल करता है तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल में ये माना जाएगा कि जो एबीसी नीदरलैंड वाली कंपनी उसने भी 1000 रुपीज़ पे ही इसको बाय किया है। यानी जो डिफरेंस आता है खुद की कंपनी को वही चीज़ सेल करने में और दूसरी कंपनी को वो चीज़ सेल करने में, उस डिफरेंस को टेक केयर कौन करता है, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। यानी कि अब जो इफेक्टिव माना जाएगा, क्या इफेक्टिव माना जाएगा, किस प्राइस पे एबीसी नीदरलैंड ने सामान खरीदा है वो माना जाएगा 1000 रुपीज़ का। तो इसे हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। सो ये ऑल द ओईसीडी मेंबर्स हैं वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू अवॉइड द इरोजन ऑफ टैक्स बेस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस। नाउ इंडिया के अंदर एक ट्रिब्यूनल है जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1941 में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह है उसको रिजॉल्व करना। इसके ऑर्डर्स फाइनल होते हैं, हालांकि हाई कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है, बट उसी केस में जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। ऐसा नहीं कि हर एक अपील को किया जा सकता है, यानी कुछ स्पेशल केसेस में ही हाई कोर्ट तक अपील जाएगी, वरना आईटीएटी के जो डिसीजंस है वो फाइनल होते हैं। इसकी लगभग अभी 63 ब्रांचेस हैं और 27 डिफरेंट एरियाज में। नाउ नेक्स्ट आपका है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स लेजिस्लेचर। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट लेजिस्लेशन, यानी जो भी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट्स हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाए उसके रिगार्डिंग एक लॉ यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी बनाया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सर्टेनिटी लेके आना क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, इनोवेशन और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को, इन्वेस्टर को और मार्केट की इंटीग्रिटी को, एंड टू ऑल्सो टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंक्लूजन ऑफ सेफगार्ड, यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं उनको अवॉइड करवाना और उसमें इनोवेशन और फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये वर्ल्ड की पहली रेगुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो एसेट सर्विसेज, यानी वर्ल्ड ओवर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई भी कानून नहीं बना है। ये पहला ऐसा कानून है क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो एसेट्स को मैनेज करने के लिए। और ये इट डू नॉट अप्लाई टू नॉन फंजिबल टोकन्स, डेफी इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे इंडिया का है इंडियन रुपया, जो डिजिटल रुपया जो बनाया है आरबीआई ने, वो क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो उसको ये रेगुलेट नहीं करता। देन इट विल बी पार्ट ऑफ यूरोपियन कमीशन डिजिटल फाइनेंस स्ट्रेटेजी, और इसके अंदर क्या क्या आएगा, डीएलटी पायलट रिजीम है और दूसरा क्या है, डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलियंस एक्ट है, डोरा है। तो ये दोनों भी मीका के पार्ट होंगे। नाउ इसकी जरूरत क्यों है, पहली चीज तो अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी फ्रॉड कंपनीज बन जाती हैं जिसमें कंज्यूमर अपना पैसा लगा देते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग देयर हार्ड अर्न्ड सेविंग्स, तो उसको बचाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बचाने के लिए, देन सपोर्ट इनोवेशन एंड फेयर कंपटीशन एंड टू ऑल्सो टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पे कैसे आ गया,
क्योंकि जो क्रिप्टो एसेट्स जनरेट किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज होते हैं। सो उसको अगर हम इस चीज़ को रेगुलेट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी एड्रेस कर रहे हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स? तो एक तो क्रिप्टो करेंसी आपका होता है, दूसरा क्या होता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? ये टोकन्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी हम इसको ना किसी करेंसी के साथ पैक कर देते हैं, जैसे यूएस डॉलर के साथ पैक कर दिया कि मान लो कोई एक स्टेबल कॉइन है, हम बोलेंगे कि वो एक स्टेबल कॉइन की जो वैल्यू है 1 यूएस डॉलर के इक्वल होगी। तो यूएस डॉलर की जैसे जैसे वैल्यू ऊपर नीचे होगी वैसे स्टेबल कॉइन की वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी। दूसरा होता है सिक्योरिटी टोकन्स। सिक्योरिटी टोकन्स का मतलब ये है कि जिसके पास भी ये टोकन है उसका किसी ना किसी रियल वर्ल्ड एसेट या एंटरप्राइज के अंदर स्टेक है, यानी उसके शेयर्स हैं उसके अंदर। तीसरा होता है एसेट टोकन्स। एसेट टोकन का मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड एसेट सच एज गोल्ड और रियल एस्टेट के अंदर उसके स्टेक्स हैं, तो उसके एवज में उसको एसेट टोकन इशू किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज यूटिलिटी टोकन्स। ये क्या होते हैं? ये एक स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू प्रोडक्ट सर्विसेज और ऑफर्स टू द यूजर। देन लास्ट वन इज नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये होता है कि एक यूनिक डिजिटल आइटम ये बन जाता है। जैसे मान लो एक तरह से यू हैव क्रिएटेड अ पेंटिंग, तो उस पेंटिंग के लिए एक नॉन फंजिबल टोकन इश्यू हो जाएगा, यानी उस पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी को बताएगा ये नॉन फंजिबल टोकन। देन नेक्स्ट आता है कि इंडिया इससे क्या क्या सीख सकता है, व्हाट आर द क्यूज फॉर इंडिया। सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर भी कोई फ्रेमवर्क है नहीं, तो ये मीका के आने से इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, क्योंकि अब देयर विल बी अ क्लैरिटी, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी इन यूरोपियन यूनियन, इन ईयू और यूरोपियन यूनियन। इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द अनरेगुलेटेड सेक्टर, क्योंकि ये हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीका के बाद इंडिया भी अपने लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोविजंस लेके आ सकता हूँ सिमिलर लाइन्स। देन इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन इन्वेस्टर्स। जैसे FTX है, FTX कोलैप्स हो गया था। सो इस तरह के जो कोलैप्सेस उससे अब वो कोलैप्सेस को रोका जा सकता है, जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा। Then to also it will also help in preventing money laundering. इस OECD ने भी ये बोला है कि क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ये अंदर बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने में भी जो मीका है, MICA जो मीका है वो हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्टली टू एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन। अब मीका की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो इंडस्ट्री को ये हार्मोनाइज करेगा। दूसरा है कि ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा दूसरी इकोनॉमी को किस तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सकता है। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करेगा अबाउट द रियल रिस्क इन्वॉल्व, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। जैसे FTX जो है, ये FTX एक तरह से क्रैश कर गया था, तो इस तरह के जो क्राइसिस उसको रोकने में ये हेल्प करेंगी रेगुलेशंस। देन सेंट्रल बैंक सुपरविजन। जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डायरेक्ट सुपरविजन में होंगे किसके? सेंट्रल बैंक की। अब तक ऐसा नहीं होता था। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऐसा क्या क्या किया गया है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो पहला तो इंडिया ने 2017 में RBI ने ये बोला कि जो वर्चुअल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इलीगल है। फिर RBI ने ये कहा उसके बाद कि उसमें ट्रेड करना, उसको होल्ड करना या उसको माइन करना क्रिप्टो कॉइन्स को, वो इंडिया में इलीगल है और 10 लाख का फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों प्रोविजंस को नलीफाई कर दिया और ये कहा गवर्नमेंट को कि कुछ इसके लिए रेगुलेशन लेके आया जाए, इस तरह से बैन लगाना सही नहीं है। तो इन 2022 a 30% टैक्स वाज लेवीड ऑन द वर्चुअल एसेट्स, यानी अगर आप कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदते हो फिर उसको सेल करते हो तो बीच में जो आप अर्निंग करते हो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, यानी 1/3 उसकी वैल्यू का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स। उसके बाद ऑल्सो गवर्नमेंट ने एक पैनल भी सेट किया है किसके लिए? फॉर इशूइंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ऑन पायलट बेसिस। देन 2023 में ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अब जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो अब ये PMLA के अंदर आता है, यानी अगर कोई भी गड़बड़ है तो आप डायरेक्टली PMLA के अंदर आ जाओगे, उसके अंदर आपको एग्जीक्यूट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिजिटल सर्विसेज एक्ट और DSA। ये एक तरह का रेगुलेटरी टूल बॉक्स है
जो कि बेंचमार्क सेटअप करता है रेगुलेटरी अप्रोच फॉर ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। अब ऑनलाइन इंटरमीडियरीज का मतलब क्या, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए। 2020 में डीएसए टुगेदर विद डिजिटल मार्केट एक्ट डीएमए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया था फॉर अ सेफर मोर फेयर डिजिटल स्पेस एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2024, यानी आने वाले साल में ये एप्लीकेबल होगा। तो ये किसको अफेक्ट करेगा, गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स को, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, मेटा हो गया। एंड इट विल कवर कि जो भी यूजर है, जैसे हम लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, तो हमारा डेटा किसी को अगर देना है या हमें टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट अगर हमारे ऊपर होनी है तो हमसे पहले कंसेंट लिया जाएगा कि क्या आप ऐसा अलाउ करते हो या नहीं करते हो। तो ये अलाउ करना पड़ेगा गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स को। हाउ डज द यूज डीएसए कंपेयर विद इंडियाज लॉ फॉर डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन। अब इंडिया के अंदर भी एक ऐसा रेगुलेशन है इसके रिगार्डिंग, वो किसके अंदर है, वो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसे हम बोलते हैं आईटी रूल्स ऑफ 2021। ये डीएसए के ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जितने भी सोशल मीडिया है, फिर उसके बाद डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब इन रूल्स के अंदर आते हैं। डीएसए के अंदर कौन आएगा, सोशल मीडिया आएगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी आएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आएगा, सर्विसेज ऑपरेटिंग इन ईयू भी आएगा, ठीक है। फिर कंटेंट मॉडरेशन के अंदर क्या बोला है इंडियन आईटी रूल्स में कि एक ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। ग्रीवांस ऑफिसर किस लिए, कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसको एड्रेस करने के लिए। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ही हैज टू एंश्योर दैट देयर इज ए मैकेनिज्म फॉर रिसीविंग एंड रिजॉल्विंग द कंप्लेंट्स फ्रॉम द यूजर्स। डीएसए के अंदर क्या है, एक रेंज ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट दिया हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन मेजर्स हो गया, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन हो गया और डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल ग्रिड गैस ग्रिड। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बिहार पोर्शन ऑफ बरूनी गुवाहाटी पाइपलाइन ये अभी कंप्लीट हुआ है और नेशनल ग्रिड में इसको कनेक्ट कर दिया गया है। जो नेशनल गैस ग्रिड है वो एक 33,764 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, यानी पूरे देश के अंदर लगभग आप 34,000 किलोमीटर्स का एक हम पाइपलाइन, एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं और ये डायरेक्टली आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर। ये किसके अंदर आता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर आता है। अब इसमें से लगभग 21,500 का जो नेटवर्क वो ऑपरेशनल हो गया है और बाकी 13,500 का जो रिमेनिंग नेटवर्क है वो अभी चल रहा है, वो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अगर हम इस बोर्ड की बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये किसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट ऑफ 2016 के अंदर है। एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इसके अलावा और कौन से मेजर्स लिए गए हैं नेशनल गैस ग्रिड के लिए, तो एक स्कीम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये याद रखना है आपको। ये किसके लिए है कि यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, तो यानी ईस्टर्न इंडिया के अंदर हाउस होल्ड्स तक कुकिंग गैस सप्लाई करने के लिए प्रोजेक्ट है। इसको हम बोलते हैं जगदीश हाल्दिया एंड बोकारो दामरा पाइपलाइन, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट ये किसके लिए है, ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, आप मैप से ही याद कर सकते हो इसको। ये लगभग 2655 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड ऑफ 2020, ये है 1656 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन और ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए है। देन थर्ड वन इज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें आपके जो सीएनजी हो गया, फिर आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो गया, डोमेस्टिक या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उनको जोड़ने के लिए हमारा क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स को अक्रॉस 27 स्टेट्स जोड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका नीड फॉर गैस ग्रिड। गैस ग्रिड की जरूरत क्यों है, सबसे पहले तो डिमांड बहुत है, दूसरा जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, बिकॉज नेचुरल गैस क्या है, ऑब्वियसली एक क्लीन फ्यूल है रेदर देन पेट्रोल, तो पेट्रोल को ही रिप्लेस कर देता है नेचुरल गैस, तभी तो हमने सीएनजी को यूज करना, सीएनजी इज प्रेफरेबल देन दैट ऑफ पेट्रोल। देन एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस बनाएगा क्योंकि इससे हमारे जो क्रूड ऑयल के बिल हैं वो भी कम होंगे। उसके बाद ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज करेगा इस फील्ड में आने के लिए, वाई, बिकॉज वी हैव हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्रिएट कर पाएंगे।
देन इट इज इकोनॉमिकल एंड अनइंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ फ्यूल कैन बी एस्टेब्लिश। जैसे आपके सिलेंडर्स हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर वो आता है, और कई बार सिलेंडर अवेलेबल भी नहीं होता, पर अगर पाइपलाइन के थ्रू गैस आ रही है तो इट विल बी इकोनॉमिकल, क्योंकि एक सिलेंडर को भरने के लिए एक हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, उसको लिक्विफाई करना पड़ता है, तो वो उसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एक तो उसकी कॉस्ट कम होगी, दूसरा क्या होगा, जो डिलीवरी है वो भी अनइंटरप्टेड हो जाएगी, अनटिल अनलेस कि हमारे पास सोर्स है। अगर सोर्स ही खत्म हो गया तो प्रॉब्लम है, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइंटरप्टेड हो जाएगा। देन इसके चैलेंजेस क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी तक वो सिर्फ 10 से 20% ही हो पाता है, यानी अगर हमने 100 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाई है तो उसमें 20% ही यूज़ हो पा रही है। दूसरा क्या है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक गैस। फिर जो PNGREB है, इसके अंदर वैकेंसीज हैं, ये फुल्ली ये बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। इवन जो चेयरपर्सन है वो पोजीशन ही अभी तक फिल नहीं हुई है। फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर डिलेज हैं। फिर जो PNG है उसका जो कवरेज है वो भी प्रॉपर नहीं है, हर एक घर तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और ये जो स्टेट्स का रोल है उसको भी रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल गैस ग्रिड। नाउ नेक्स्ट आपका आता है एक्वाकल्चर सेक्टर। तो एक्वाकल्चर सेक्टर में अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी है उसने इंट्रोड्यूस किया है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना कोस्टल एग्रीकल्चर के अंदर। तो उस पर आगे जाने से पहले एक बार मैं आपको फिशरीज को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इंडिया फर्स्ट है वर्ल्ड में इनलैंड कैप्चर ऑफ फिश प्रोडक्शन के अंदर। सेकंड है एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन के अंदर। थर्ड है आपका ओवरऑल फिश प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम एक्वाकल्चर और इनलैंड और सी वाली तीनों फिशेस को बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है। वो फोर्थ नंबर पे है एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स में। एक्वाकल्चर के अंदर होता क्या है कि आपका ये सी है पूरा, तो इस सी के अंदर ही आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपने सबमर्ज्ड केजेस और नेट पेन्स बना दिए जिसके अंदर आप फिशेस को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपने लाइंस बना दी जहाँ पे आप सी वीड को कल्टीवेट कर सकते हो। फिर आप बॉटम कल्चर कर सकते हो इसके अंदर, जिसमें आपके ऑयस्टर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो ऑयस्टर्स वगैरह हैं इनको आप कल्टीवेट कर सकते हो। फिर आप पॉन्ड्स एंड टैंक्स के अंदर को भी यूज़ कर सकते हो जो कोस्टल एरियाज़ के पास आते हैं फॉर फिशिंग वगैरह। तो ये तो होता है आपका एक्वाकल्चर। ना हम देखते हैं ये कोस्टल एक्वाकल्चर रेगुलेटरी जो अथॉरिटी इसका क्या काम है। तो पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया। उस एक्ट का नाम क्या है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट। ये कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कोस्टल एरियाज़ के अंदर। इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन हो रहा है अगर एग्रीकल्चर फार्म का, तो उसको देखना, उसको रेगुलेट करना, उसको इंस्पेक्ट करना कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका नहीं हो रहा है। फिर रजिस्टर करना एक्वाकल्चर फार्म्स को, स्टैंडर्ड्स बनाना कि कितना इनपुट और क्या एफ्लुएंट हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी कोई एंटिटी है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उसको रिमूव या डिमोलिश करना वो भी इसी का काम है। और इसके अंदर लगभग 11 मेंबर्स होते हैं, लगभग नहीं, इसके अंदर 11 मेंबर्स ही होते हैं और चेयरमैन होता है जज ऑफ ए हाई कोर्ट। अब इस जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो अमेंडमेंट बिल आया है, उसके क्या फीचर्स हैं। पहली बात तो क्या है, ये एक्सपेंड करता है स्कोप ऑफ CAE, जो आपका एक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटीज के स्कोप को ये बढ़ाता है। अब ये कोस्टल एक्वाकल्चर के बियॉन्ड भी जाएगा, यानी जो भी वर्टिकल से एक्टिविटीज कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड है उनको भी ये कवर करेगा। पहले ये एक्टिविटीज कवर्ड नहीं थी, तो उसके लिए एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैम्पर होता था, बिकॉज मल्टीपल एजेंसीज जो है उसको रेगुलेट करती थी। अब वो चीज़ हट जाएगी। सेकेंड चीज़ ये क्या करेगा, इट प्रोहिबिट्स कोस्टल एक्वाकल्चर इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, नो डेवलपमेंट जोन विद इन दी कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो ये वो करेगा। तीसरी चीज़ क्या हुई है इसके अंदर, कंपोजिशन ऑफ CAA। जो CAA का कंपोजिशन उसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी वो भी होंगे। स्कोप इंक्रीज हुआ है, कोई भी फैसिलिटी जो कोस्टल एक्वाकल्चर के अंदर एंगेज होना चाहती है वो उसको कौन रेगुलेट करेगा, कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट उसको रेगुलेट करेगी। इसके फंक्शंस भी एक्सपेंड हुए हैं। ये रेगुलेट करेगा कोस्टल एक्वाकल्चर के इनपुट्स को, मॉनिटर करेगा एक्वाकल्चर यूनिट्स को और फिक्स करेगा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी। तो स्कोप भी इंक्रीज हुआ है, फंक्शंस भी इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद इट डीक्रिमिनलाइजेस जो प्रोविजन था पहले कि कोई भी अगर प्रोविजंस को नहीं मानता है तो उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है, तो उसको अब हटा दिया गया है।
अब मॉनेटरी या अदर पेनल्टीज के थ्रू उसको रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन एंड अपील्स। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज कर सकती है एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी टू एडजुकेट द पेनल्टीज। जो पेनल्टीज लगेंगी उसको अंडर सेक्रेटरी या उससे ऊपर का ऑफिसर ही एडजुकेट करेगा। अब गवर्नमेंट के एक और क्या इनिशिएटिव्स हैं फिशरीज को बढ़ाने के लिए, तो ये आपको याद रहनी चाहिए, आपके मेंस के आंसर में भी काम आएंगे। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड 100% FDI अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। सो विद दिस हम अपनी ये वीडियो को अभी कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम एग्रीटेक पार्ट। So thank you very much, and again I am repeating, you can enroll in our course through a nominal fees of 599 rupees, in which you will be provided summary of current affairs till February 2023. So I meet you tomorrow. Thank you very much.